Hello everyone. So today we are going to do entire semester 2 civics MCQs, previous year questions and specimen paper according to your reduced syllabus. ठीक है, तो हम पूरा civics कंप्लीट करेंगे, पूरा civics का MCQs, previous year questions, specimen paper, long questions, structured questions, सारी चीजें करेंगे आपके ईयर वाइज। और साथ ही साथ जो एमसीक्यू क्वेश्चंस है और शॉर्ट क्वेश्चंस, दोनों के बीच में एक बहुत तगड़ा रिलेशन है जो कि हम आज इस वीडियो में समझेंगे कि आपको कैसे प्रिपेयर करना है और क्या क्या चीजों पे आपको मेन ध्यान देना है। ठीक है, तो कई बार हम क्या करते हैं ना कि हम सोचते हैं कि हमें बस एमसीक्यूज करनी है, एमसीक्यूज आ रही है, एमसीक्यूज आ रही है। तो यहाँ पे आपको इस बात को समझने की जरूरत है कि इस बार आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ज्यादा वेटेज में है इन कंपैरिजन टू योर एमसीक्यूज। आपको एमसीक्यू से ज्यादा ध्यान आपके सब्जेक्टिव क्वेश्चन पे देना होगा, तभी आप स्कोर कर सकोगे। क्योंकि अगर आपके एमसीक्यूज 10 मार्क्स के हैं हिस्ट्री सिविक्स मिला के, तो आपका बाकी जो पोर्शन है वो कंप्लीट आपका रिटन फॉर्म में रहेगा। ठीक है, तो कंफ्यूज मत होना। और आपको मैं क्वेश्चन एक बार दिखा देती हूँ। देखो, ये रहे आपके सारे क्वेश्चन। सॉल्यूशंस के साथ आपको इतने सारे क्वेश्चंस मिल रहे हैं। तो गाइस, अगर आपको इन सारे क्वेश्चंस का सॉल्यूशन चाहिए, यानी कि आपको अगर ये पीडीएफ चाहिए, तो आपको क्या करना होगा मैं बताती हूँ। इस पीडीएफ को पाने के लिए आपको कुछ मेहनत नहीं करना है। जी हाँ, बिल्कुल भी मेहनत नहीं करना। बस आपको टेलीग्राम नाम की चीज ज्वाइन करनी है, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना है। एंड देन टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करने के अलावा आपको इस वीडियो में 30 लाइक्स का टारगेट कंप्लीट करना है। जी हाँ, 30 लाइक्स का टारगेट कंप्लीट करना है। जैसे ही आप 30 लाइक वीडियो में दे देते हो, वैसे ही आपको ये पूरी पीडीएफ जिसके अंदर सॉल्यूशन दिया हुआ है, ये आपको फ्री ऑफ कॉस्ट आपके टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। अगर टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन कर पा रहे हो कोई भी इशू से, तो उसका भी लिंक मैंने, मतलब वो इशू को सॉल्व करते हुए मैंने एक वीडियो बनाई है, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सिविक्स के हर एक चैप्टर का आपको लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। देखो, हर चैप्टर को हमने किया है काफी शॉर्ट में। ठीक है, तो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने पूरा हर हर चैप्टर को डिस्कस कराया है नोट्स के साथ, जो कि अगेन टेलीग्राम पे मिलेगा। यानी कि सारी चीजें आपके लिए रेडी है, बस आपको आना है, टेलीग्राम ज्वाइन करना है और सारी चीजों का फ्री ऑफ कॉस्ट बेनिफिट उठाना है। तो उससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कहूंगी, आप जल्दी से शुरू करते हैं। जब एमसीक्यूज की बात करें, तो एमसीक्यू में सबसे पहले आपके पास स्पेसिमेन क्वेश्चंस के एमसीक्यूज उठेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन आता है कि द प्रोसीजर टू रिमूव द प्रेसिडेंट इज कॉल्ड इम्पीचमेंट। कोई दिक्कत नहीं। द टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ वाइस प्रेसिडेंट इज 5 years. Now, Dash is considered as a leader of Lok Sabha, of course, Prime Minister. The power of the Supreme Court to review past laws या फिर law passed by the Union Executive or the Union Legislature, दोनों के लिए, ठीक है, that is called the judicial review. इस चीज को समझेंगे कि आखिर क्या होता है judicial review आपके क्वेश्चन आंसर में। The High Court judges are appointed by the President, ठीक है। तो गाइज, अब हमने तो कर लिया। देखो मेन, अब मैं ये कहूंगी ना कि जो हमने एमसीक्यूज किया है, अभी आप इतना करके छोड़ दो। अभी ज्यादा ध्यान अभी आपको एमसीक्यूज में नहीं देना, अभी आपको ज्यादा ध्यान आपके सब्जेक्टिव में ज्यादा देना है। ठीक है, तो अभी आप पहले ना ये जो शॉर्ट क्वेश्चंस है, इन सारे क्वेश्चन को कर लो। क्योंकि देखोगे तो जितने भी एमसीक्यूज आपके स्पेसिमेन में आए हैं, तो वो मैक्सिमम आपके इन्हीं सब में से उठा के दिए हुए हैं। ठीक है, इसी में से कोई एक क्वेश्चन है, जैसे कि ये वाला क्वेश्चन, नॉर्मल टर्म, ठीक है, ये वाला भी मे भी पूछा जा सकता है। तो इस तरीके से आपको शॉर्ट शॉर्ट क्वेश्चंस मिलेंगे, जिसका आंसर आपको बहुत बारीकी से और टू द पॉइंट देना है। ठीक है, तो बस अब हम करेंगे शॉर्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। तो आपकी स्क्रीन पे आपका फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज एन ऑर्डिनेंस। तो क्या होता है एक ऑर्डिनेंस? एन ऑर्डिनेंस इज अ प्रेसिडेंशियल डिक्री हैविंग अथॉरिटी ऑफ लॉ, यानी कि इसका इक्वल इफेक्ट होता है जितना एक लॉ का, और ये प्रेसिडेंट के द्वारा दिया जाता है। ठीक है, तो बस आपको इसमें ज्यादा कुछ नहीं लिखना, 1 पॉइंट का है, इतना लिखोगे काफी है। थोड़ा बहुत इसको और चाहो तो एलोबोरेट कर सकते हो कि इसको सेम इफेक्ट होता है एज द लॉ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टेट एनी वन रीजन व्हाई द प्रेसिडेंट इज इलेक्टेड इनडायरेक्टली। ठीक है, नाउ मेन रीजन है कि जो प्रेसिडेंट है, ही एक्ट्स एज द कॉन्स्टिट्यूशनल हेड, ही इज जस्ट द नॉमिनल हेड, ही इज नॉट द रियल पावर। रियल पावर लाइज इन द हैंड ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। इसीलिए ये इलेक्शन को इनडायरेक्ट रखा गया है। आई हैव ऑलरेडी रिटन द रीजन, सो यू कैन रीड। Next question, name any 2 writs issued by the Supreme Court. You can write any, like writ of habeas corpus, writ of mandamus.
प्रोहिबिशन, सेंचुरारी, कुछ भी डाल सकते हो। कोवरेंट तो बहुत सारे रेट्स है, कोई भी दो डाल दो। नेम द हाईएस्ट क्रिमिनल कोर्ट ऑफ डिस्ट्रिक्ट। तो आपको याद होगा कि आपको सबऑर्डिनेट कोर्ट में बस तीन ही चीजें पढ़नी है। एक तो लोकसभा, फिर आपको डिफरेंस पढ़ना है, डिफरेंस ऑफ कोर्ट ऑफ सेशंस जज एंड द कोर्ट ऑफ डिस्ट्रिक्ट जज। तो यही दोनों में से कोई एक होगा। तो जब आप क्रिमिनल कोर्ट की बात करोगे तो आप सेशंस जज की बात करोगे, यानी कि कोर्ट ऑफ सेशंस जज, ठीक है। और सिविल केसेस में कौन आएगा? कोर्ट ऑफ डिस्ट्रिक्ट जज, ठीक है। Next question, write any one circumstance when the president can declare a national emergency. जब कोई वॉर का सिचुएशन हो या फिर कोई एक्सटर्नल कोई दूसरी कंट्री हमारे कंट्री पर अटैक कर दे या कोई आर्म्ड रिबेलियन हो कंट्री के अंदर, तब उस केस में प्रेसिडेंट नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर कर सकता है। क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, on whose advice can the president appoint the council of ministers on the advice of the prime minister? ये भी 1 मार्क में पूछा गया है, याद है ना आप सबको। Next question. What is meant by लोक अदालत? So लोक अदालत का definition डालना है आपको। So it is called a people's court. It is a court which encourages the settlement of disputes through compromise between two parties. ठीक है, यानी कि compromise के spirit में चलती है या फिर settlement कराने के लिए दो पार्टी में। सिंपल इतना लिख लोगे। Now what is appellate jurisdiction of the Supreme Court? यानी कि ऐसे केसेस जिसमें सुप्रीम कोर्ट किसी लोअर कोर्ट, फॉर एग्जांपल हाई कोर्ट या फिर सबऑर्डिनेट कोर्ट के कोई डिसीजन को वापस से रिव्यू करता है या फिर उस डिसीजन को बदलता है, तो इसे हम कहते हैं appellate jurisdiction, ठीक है। अब इसमें कंफ्यूज मत होना कि यहाँ पे हमने जुडिशियल रिव्यू और appellate jurisdiction में क्या अंतर है। तो जब आप appellate jurisdiction की बात करोगे तो यहाँ पे लोअर कोर्ट की बात करोगे, और जब आप जुडिशियल रिव्यू की बात करोगे तो इसमें आप एग्जीक्यूटिव के ऑर्डर्स और लेजिस्लेचर के लॉज की बात करोगे, ठीक है। ऑन व्हाट ग्राउंड्स कैन अ प्रेसिडेंट सुप्रीम कोर्ट जज बी रिमूव्ड फ्रॉम ऑफिस? सो अगर बिकॉज ऑफ ऑन द ग्राउंड ऑफ प्रूव्ड मिसबिहेवियर या फिर इनकैपेसिटी के केस में, यानी कि उनकी इनकैपेसिटी प्रूव्ड हो कि वो अपने काम के लिए उतने ज्यादा केपेबल नहीं है, अपने काम को अच्छे से कर नहीं पा रहे या फिर उन्होंने कोई मिसबिहेवियर शो किया, तो इस केस में उन्हें इम्पीच किया जा सकता है। Now state one point of distinction between the district court and the sessions judge. I mean district judge and the sessions judge. So the district judge, he handles the civil cases. On the other hand, your sessions judge handles the criminal cases. 1 point हो गया। Next question. When can president use his discretionary power to appoint the president? जब कोई भी पार्टी मेजोरिटी नहीं जीत पाता है, ठीक है, जब कोई सिंगल पार्टी मेजोरिटी नहीं जीत पाता है, ठीक है, तब उस केस में प्रेसिडेंट अपना जुरिडिक्शन यूज कर सकते हैं, ठीक है। आगे इसको और अच्छे से समझेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द कैबिनेट? ठीक है, यानी कि एज अ होल, यानी कि जॉइंटली या फिर कलेक्टिवली एज अ ग्रुप कैबिनेट के हर मिनिस्टर्स की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है जब भी कैबिनेट मीटिंग में कोई डिसीजन लिया जाए, कोई डिस्कशन हो प्राइम मिनिस्टर की मौजूदगी में, और वो फैसला का जब मतलब जो भी वो मैटर पे डिस्कशन करे उसका जब डिसीजन निकल आए तो सभी मिनिस्टर्स को उस चीज से अबाइड करना पड़ेगा और इस चीज को मानना पड़ेगा और उस पॉइंट को डिफेंड भी करना पड़ेगा पार्लियामेंट के इनसाइड और पब्लिक में, ठीक है। Now state one other qualification required to become a judge of the High Court apart from Indian citizenship. यानी कि being Indian, इस पॉइंट को छोड़ के आपको कोई और पॉइंट लिखना है for the qualification of the High Court. So you can write any, मैंने दो लिख के दिया यहाँ पे, must have held a judicial office for not less than 10 years in India, ये एक पॉइंट हो गया, या फिर ये भी डाल सकते हो should have been an advocate of the High Court for 10 years. डन। तो ऐसे 3 पॉइंट आपका हो जाएगा, दोनों याद कर लो तो सबको 3 पॉइंट याद हो जाएंगे, एक तो मस्ट बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया, फिर ये वाला पॉइंट और फिर ये वाला पॉइंट। डन। नाउ मेंशन वन रीजन टू स्टेट दैट द लोक अदालत हैज इट्स ओन एडवांटेज। फर्स्ट ऑफ ऑल, इट delivers speedy and inexpensive justice, that is the main advantage. Who is the supreme commander of the armed forces of India? The president of India. What is the normal term of office of vice president? That is 5 years. Name the courts that are empowered to issue writs for the enforcement of fundamental rights. That is High Court and Supreme Court. Mention any one advantage of Lok Adalat. Just हमने किया, it delivers speedy and inexpensive justice. By whom and on whose advice are the Council of Ministers appointed? So the Council of Ministers are appointed by the President on the advice of the Prime Minister.
ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द ऑफिशियल प्रोसीजर बाय विच द प्रेसिडेंट कैन बी रिमूव। देखो यही आया था आपके एमसीक्यू में, तो द आंसर इज इम्पीचमेंट। नेम द हाईएस्ट सिविल कोर्ट इन अ डिस्ट्रिक्ट, सो द कोर्ट ऑफ डिस्ट्रिक्ट जज। ठीक है, सेशन जज क्या करते हैं, सेशन जज क्रिमिनल मैटर्स को, और डिस्ट्रिक्ट जज किसको हैंडल करते हैं, सिविल केसेस को। ठीक है, व्हाट इज मेंट बाय द लोक अदालत हमने जस्ट कुछ देर पहले किया था, तो आई एम नॉट गोइंग टू रिपीट दैट, ऑलरेडी आपको यहाँ पे डेफिनेशन मिल ही गया। ठीक है, नाउ मेंशन क्वेश्चन नंबर 23 आपको डिफाइन करना है, मेंशन वन डिस्क्रिशनरी पावर ऑफ द प्रेसिडेंट। So when no political party or leader seems to enjoy majority support in the Lok Sabha, the president shall have freedom to decide who should be appointed as the prime minister. ये क्राइटेरिया हो गया, यही डिस्क्रिशनरी पावर है। Mention one qualification necessary for the election of the prime minister, the citizen of India who has completed the age of 35 years. इसमें दो पॉइंट मर्ज है, बट ऐसे ये मोस्ट अप्रोप्रिएट लगेगा, मार्क्स कटने का कोई सवाल ही नहीं है। ठीक है, सो व्हाट इज एन ऑर्डिनेंस एंड व्हेन कैन इट बी पास्ड। सो ऑर्डिनेंस हमने जस्ट पहले किया था ना, इट्स अ प्रेसिडेंशियल लॉ ऑफ, इट्स अ प्रेसिडेंशियल डिक्री ऑफ अथॉरिटी ऑफ लॉ। So an ordinance is the direction or command of an authoritative nature. It has the same force and effect of an act of parliament. Simple. ठीक है, ये डेफिनेशन भी लिख सकते हो। नाउ द ऑर्डिनेंस इज पास्ड एट अ टाइम व्हेन बोथ द हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट आर नॉट इन सेशन। तो ये रहा आपका सेकंड क्राइटेरिया, दोनों के हाफ ऑफ मार्क्स है, तो ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 26 पर आ जाओ, व्हाट इज अंडरस्टूड बाय द टर्म इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी। हमने एक कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबिलिटी पढ़ी थी, कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी अब इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी, और याद रखना कि ये दोनों आपके सिलेबस में आ रहे हैं, तो स्किप करने की गलती तो बिल्कुल भी मत करना। Though the ministers are collectively responsible to the Lok Sabha, they shall be individually responsible to the the head of state. तो इसका मतलब क्या है, यानी कि ये अल्टीमेटली क्या बताना चाह रहा है। It implies that the minister shall be liable to be dismissed by the president for their undesirable activities. ठीक है, तो प्रेसिडेंट उन्हें रिमूव कर सकते हैं उनके अनडिजायरेबल एक्टिविटीज के लिए। ठीक है, next question, what is meant by a single integrated judicial system as provided by the Indian Constitution? So we have single unified judiciary, that means all the courts interpret and enforce the state laws as well as laws made by the Union Parliament. The law declared by the Supreme Court shall be binding on all courts within the territory of India. ठीक है, तो ये वाला पॉइंट है, तो ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट स्टिल यू कैन गो थ्रू इट वंस। स्पेसिमेन पेपर पर आ जाओ, तो फर्स्ट क्वेश्चन आता है आपका, द एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द, ओके स्पेसिमेन पेपर से पहले ये सारे शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, तो आपके बुक में और भी कुछ शॉर्ट क्वेश्चंस भी होंगे ना चैप्टर वाइज, उनको स्किप मत करना, क्योंकि इनसे 1 मार्क के क्वेश्चन तो डेफिनेटली बनते ही बनते हैं। अब आ जाते हैं हम आपके ऑब्जेक्टिव के अलावा, यानी कि सब्जेक्टिव तो हम सब्जेक्टिव तो अब हम कर ही रहे हैं, लेकिन अब हम स्ट्रक्चर्ड क्वेश्चन कर रहे हैं ना। तो सबसे पहले आपके पास स्पेसिमेन पेपर है, तो द एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द यूनियन of the Indian Union is vested in the Prime Minister of President of India. In this context, answer the questions. यानी कि आपको President of India के context पे, इस reference पे आपको answers करने हैं ये सारे question. First question आता है, give any 2 reasons for the indirect election of president. कोई भी 2 reason, एक मैंने reason ये दिया है जो हमने पहले लिखा था कि he being a constitutional head ought to be elected indirectly as direct इलेक्टेड मेंबर कैन नॉट बिकम अ कॉन्स्टिट्यूशनल हेड, यानी कि डायरेक्टली जो मेंबर इलेक्ट होता है उसे कॉन्स्टिट्यूशनल हेड नहीं, वो रियल पावर बनता है। ठीक है, द प्रेसिडेंट इज इलेक्टेड इनडायरेक्टली एज स्पेंडिंग huge amount of money, time and other resources for direct election of the nominal executive was not considered necessary by our constitution maker. तो ये 2 पॉइंट हो गए, कोई भी 2 लिख दो, कोई भी 2 क्या, यही दोनों है, तो यही दोनों ही लिखने होंगे। ठीक है, और जो वीडियो मैंने कराई थी उसमें मैंने और 2 पॉइंट्स और एक्स्ट्रा लिखवाए थे। नेक्स्ट, मेंशन एनी 2 डिस्क्रिशनरी पावर्स ऑफ द प्रेसिडेंट। कोई भी 2 डिस्क्रिशनरी पावर आपको लिखना है। देखो मैंने यहाँ पे मेंशन किया है, द प्रेसिडेंट इज एट हिज डिस्क्रिशन टू गिव हिज assent or withhold his assent or return the bill to the house for reconsideration except in the case of money bill, यानी कि मनी बिल में उसे साइन करना ही पड़ेगा, लेकिन बाकी केसेस में, बाकी बिल्स में वो सिग्नेचर कर भी सकते हैं या फिर नहीं भी कर सकते हैं, और वापस हाउस पर रिटर्न भी कर सकते हैं कि तुम इसको वापस रिकंसिडर करो या फिर रिक्वायर्ड चेंजेस करो। नाउ व्हेन अ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर
Council of Ministers loses majority in the Lok Sabha, it is a discretion of the president to decide if the house should be dissolved or not. ये 2 पॉइंट है, याद रखना, भूलना मत. इसको थोड़ा और भी एलाबोरेट कर सकते हो, वैसे तो 2 ही मार्क्स का. नेक्स्ट क्वेश्चन, मेंशन एनी 3 लेजिस्लेटिव पावर्स ऑफ द प्रेसिडेंट. कोई भी 3 आपको लेजिस्लेटिव पावर्स बतानी है. तो देखो मैंने यहाँ पे शॉर्ट में बताया, आप इसको एलाबोरेट करोगे. ही हैज अ पावर टू प्रोमulgate ऑर्डिनेंसेस, यानी कि ऑर्डिनेंसेस. अब ऑर्डिनेंसेस के बारे में थोड़ा बहुत लिख दोगे, आपने इतना पढ़ा है अभी तक, कुछ भी लिख सकते हो अच्छे से. पावर टू समन एंड प्रोडॉक पार्लियामेंट एंड डिसॉल्व द लोकसभा, ये भी एक पावर है. द प्रेसिडेंट में एड्रेस हाउस और आइदर हाउस, आइदर यहाँ पे मिसिंग है, ठीक है. द प्रेसिडेंट में एड्रेस आइदर हाउस और देयर जॉइंट सिटिंग एट एनी टाइम, ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ जाता है, आपको चारों तरीके के इमरजेंसीज के बारे में लिखना है. कितने टाइप के इमरजेंसीज होते हैं? आई गेस यहाँ पे बस 3 ही पूछ रहा है. ऑलराइट, ओके ओके ओके. सो नेशनल इमरजेंसी, फाइनेंशियल इमरजेंसी और कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी. ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन. द सुप्रीम कोर्ट के रेफरेंस में आपको इन क्वेश्चंस के आंसर देने हैं, ठीक है. पूरा क्वेश्चन पढ़ने की जरूरत नहीं है, बस इतना देख लो, सुप्रीम कोर्ट. तो यहाँ पे आपको क्वेश्चंस मिल जाएंगे. Mention any 2 qualifications required by a person to become a citizen, I mean become a Supreme Court of India. Must be a citizen of India, an advocate of High Court for at least 10 years. और हमने short questions में भी किया है 1-2 point. Who appoints the judges of the Supreme Court? What is the term of office? The term of office is 5 years, and the judges of the Supreme Court are appointed by the president after consultations with other judges of the Supreme Court. Mention any 3 cases which come under the original jurisdiction of the Supreme Court. कोई भी 3 केसेस लिखना है जिसपे सुप्रीम कोर्ट के पास ओरिजिनल जुरिडिक्शन है ना, यानी कि वो केस सीधे सुप्रीम कोर्ट के पास आ सकता है. So in case of dispute between the government of India and 2 or more states, dispute between 2 or more states, dispute between union and any state on one side and the other states on other side, ठीक है. And last, why is the Supreme Court called the court of record? Because इसके जितने भी डिसीजंस, जितने भी प्रोसीडिंग्स है वो रिकॉर्ड होते हैं, ताकि फ्यूचर में जब उस तरीके का कोई और केस हो तो उससे रेफरेंस लेके काम किया जा सके. और इसके जो भी डिसीजंस होते हैं ये प्रेसिडेंट होते हैं. प्रेसिडेंट यानी कि फर्दर इसका इस्तेमाल होता है आगे, और साथ साथ इससे लोअर कोर्ट यानी कि हाई कोर्ट और सबऑर्डिनेट कोर्ट में जो फैसला सुप्रीम कोर्ट देगा उसी के हिसाब से हाई कोर्ट और सुप्रीम सबऑर्डिनेट कोर्ट को भी वैसे ही फैसला लेना पड़ेगा अगर सेम सिचुएशन होती है तो, ठीक है. और इन सारे प्रोसीडिंग्स पे कोई भी सवाल नहीं खड़ा कर सकता इन द लोअर कोर्ट्स. नेक्स्ट क्वेश्चन, it is from your 2020. The executive power of the Indian Union is vested in the president. तो प्रेसिडेंट के रेफरेंस में आपको इन क्वेश्चंस के आंसर बताने हैं. हाउ इज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इलेक्टेड? स्टेट द कंपोजिशन ऑफ द इलेक्टोरल कॉलेज दैट इलेक्ट्स हिम. तो द प्रेसिडेंट इज इलेक्टेड बाय द इलेक्टोरल कॉलेज, जिसके अंदर कौन से मेंबर्स आते हैं? It consists of the elected members of both houses of parliament and the elected members of legislative assemblies of all states and the union territories of Delhi and Puducherry, ठीक है, या फिर पौंडीचेरी. हो गए 3 मार्क्स आपके जेब में. नेक्स्ट, एक्सप्लेन एनी 3 डिस्क्रिशनरी पावर्स ऑफ द प्रेसिडेंट. फर्स्ट आप लिख सकते हो, द प्रेसिडेंट इज एट हिज डिस्क्रिशन टू गिव एक्सेंट और विथहोल्ड, यानी कि मनी बिल छोड़ के बाकी केसेस में या तो वो सिग्नेचर कर सकते हैं उस बिल पे या फिर उसको वापस भेज सकते हैं किसी और हाउस में फॉर द रिकंसिडरेशन. नेक्स्ट पॉइंट क्या लिख सकते हो कि जब कोई भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर मेजॉरिटी सपोर्ट लूज कर लेता है लोकसभा में, तो इस केस में जो प्रेसिडेंट है वो डिसाइड करते हैं कि लोकसभा को डिसॉल्व कर देना चाहिए या फिर नहीं. नेक्स्ट, द प्रेसिडेंट हैज अ पावर टू एक्सप्लोर फॉर फॉर्मिंग एन ऑल्टरनेटिव गवर्नमेंट एट द सेंटर, ठीक है. नेक्स्ट, एग्जीक्यूटिव पावर्स आपको लिखना है, तो आपको 4 एग्जीक्यूटिव पावर्स लिखने हैं, तो कोई भी 4 लिख दो, यहाँ पे मैंने मेंशन किया है. तो देखो, पावर टू अपॉइंट एंड रिमूव हाई डिग्निटरीज ऑफ द स्टेट लाइक अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, चीफ जस्टिस एंड जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एंड द हाई कोर्ट्स एक्सेट्रा. एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ यूनियन टेरिटरीज एंड बॉर्डर एरियाज, all executive orders are issued in the name of the president. And next, control over the state governments during the president rule. हो गए ये सारे पॉइंट. नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, यू नीड टू राइट एनी 3 केसेस दैट कम्स अंडर द ओरिजिनल जुरिडिक्शन. हाँ, जस्ट हमने किया था ये वाला, तो अभी नहीं करेंगे फिर से. और नेक्स्ट आता है आपका पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू. ये काफी इंपॉर्टेंट है, मैं आपको ये चीज समझा देती हूँ ताकि इसको आप अपने वर्ड्स में लिखो.
इसमें क्या होता है ना, जैसे कि किसी एग्जीक्यूटिव ने या फिर एग्जीक्यूटिव ऑफिशियल्स ने और लेजिस्लेचर ने कोई लॉ बनाया या फिर कोई ऑर्डर पास किया, तो अब सुप्रीम कोर्ट के पास ये पावर है कि वो इन लॉज को, इन ऑर्डर्स को वापस से रिव्यू करे, उन्हें देखे, उन्हें समझे कि वो कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से है या फिर नहीं है, यानी कि वो किसी लॉ को हार्म तो नहीं कर रहा, और अगर वो कर रहा है तो उस लॉ को, उस पर्टिकुलर ऑर्डर को वो नल या फिर वॉइड, यानी कि उस लॉ को वो हटा सकता है, रिजेक्ट कर सकता है। तो इसी पावर को कहते हैं पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुप्रीम कोर्ट एज अ कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड। तो कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड में आपको ज्यादा कुछ नहीं लिखना है, ठीक है। देखो हमने जस्ट ये वाला क्वेश्चन पहले भी किया है, यहाँ पे जस्ट किया था ना, एक सेकेंड, यस, मैंने यहाँ पे फिर से मेंशन नहीं किया क्योंकि हमने ऑलरेडी ऊपर में कर लिया था। क्यों? क्योंकि जो सुप्रीम कोर्ट है उसके सारे डिसीजंस, उसके सारे प्रोसीडिंग्स को रिकॉर्ड किया जाता है, तो फर्दर रेफरेंस अगर उस तरीके का कोई और केस हो, कोई और मैटर हो, तो उसमें हाई कोर्ट और सबऑर्डिनेट कोर्ट को अकॉर्डिंगली वही फैसला लेना रहता है या फिर वैसे ही फैसला लेना होता है जो सुप्रीम कोर्ट ने लिया। और फर्दर आगे भी अगर सुप्रीम कोर्ट के पास वैसा केस आता है तो वो उस तरीके से डिसीजन ले सकता है। और साथ ही साथ इसका ये भी फायदा है कि सुप्रीम कोर्ट मतलब अगर उसने कोई फैसला लिया हो, उसमें कोई गलती हो, तो वो उन चीजों को भी रिव्यू कर सके, ठीक है। और इसके अलावा इसके जितने भी लॉज होते हैं उसे कोई लोअर कोर्ट क्वेश्चन नहीं कर सकता। ये सारी चीजों को असेंबल करके लिख दोगे। 2019 के क्वेश्चन पे आते हैं, तो यहाँ पे आपको प्रेसिडेंट के रेफरेंस में या फिर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स इन, यानी कि आपका प्रेसिडेंट एंड द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स वाले चैप्टर से क्वेश्चन पिकअप किया हुआ है। फर्स्ट क्वेश्चन है, state briefly the position of the prime minister in the parliamentary system of government. State any two powers of the prime minister as a leader of nation. ठीक है। So the prime minister is the leader of the Lok Sabha, यानी कि आपको parliamentary system में उनका position बताना है। So he is the leader of the Lok Sabha and in this capacity his position is unique. The prime minister is the presiding and actual head of the government and head owner of the executive power. ये हो गया आपका important points for your position of the president, I mean prime minister. Now you are supposed to write any two powers of the prime minister as a leader of the nation. First point आता है, the prime minister is the chief spokesperson and defender of the constitution and the parliament. When a minister is under attack from the opposition, he comes to his rescue. Next, the prime minister makes all important announcement of the government policies on the floor of the house. कोई भी आपके पास और भी पॉइंट्स होंगे जो अपने बुक में या फिर जो मैंने नोट्स दिया होगा उसमें पढ़ा होगा, तो उसमें से भी कोई लिख सकते हो। Now you are supposed to distinguish between the council of ministers and cabinet. 3 मार्क्स का, तो 3 पॉइंट्स लिख कर आओगे। First point, it consists of all the four ranks of ministers, that is cabinet minister, ministers of state, deputy ministers, and your parliamentary secretaries. On the other hand, the cabinet ministers generally consist of senior members holding cabinet rank and important portfolios. Next point, the council of ministers is a large body. It meets occasionally, कभी कभी मिलती है, लेकिन जो कैबिनेट है वो एक छोटी सी बॉडी है और वो रेगुलरली मिलती है, ओके। एंड इसमें सीनियर मेंबर्स होते हैं, हायर रैंक के सीनियर मेंबर्स होते हैं, जो कि फर्स्ट पॉइंट में आपका लिखा हुआ है। नेक्स्ट, द प्राइम मिनिस्टर मे नॉट कंसल्ट द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स फॉर टेकिंग इंपॉर्टेंट डिसीजंस, ओके, बट द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर I mean the members of the cabinet, they are consulted by the prime minister for every important issue. This is the difference. Now moving on to the next part, question number 6. So India has single unified judicial system. Now you are supposed to answer with reference to Supreme Court. So you can see how important Supreme Court it is and how important questions comes from this chapter. First question आता है, who appoints the judges of the High Court? So the judges of the High Court, wait a second, I'm very sorry. यहाँ पे आपको ऐसा पूछ रहा है कि India has a single unified judicial system that is independent and supreme. I'm sorry, I thought कि यहाँ पे Supreme Court लिखा है, so I got confused. But it's okay. Yes, question पूरी तरीके से पढ़ना जरूरी है। यही पॉइंट आता है जब हमें क्वेश्चन पढ़ना जरूरी होता है। Now I'll not waste your time. आपको यहाँ पे बताना है कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस को कौन अपॉइंट करता है। यहाँ पे आपको ज्यादा कुछ नहीं पढ़ना, बट ये तो पढ़ना ही पड़ेगा और क्वालिफिकेशंस भी पढ़ने पड़ेंगे। सो ऑल द जजेस दे आर अपॉइंटेड बाय द okay, so they are appointed with the consultation of chief justice of high court along with the
चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड द गवर्नर ऑफ इंडिया। ठीक है, कौन अपॉइंट करते हैं? प्रेसिडेंट। ठीक है, प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं इन सारे लोगों से कंसल्टेशन लेने के बाद। सो लेट मी जस्ट मेंशन दे आर अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट। ठीक है, ओके। Next question, you need to write any two qualifications required for a person to be appointed as the High Court judge. Any 2 points? So he should not be, he should be, wait a second. He should be less than 62 years of age. Okay. And next point, he must have held judicial office for not less than 10 years or should be an advocate of the High Court for 10 years. तो ये लास्ट वाला पॉइंट लिखो या ना लिखो, बट एटलीस्ट फर्स्ट के ये जो पॉइंट है ना, इन दोनों को ब्रेक डाउन करो 2 पार्ट्स में और आपको 2 पॉइंट्स मिल जाएंगे। ऑलराइट, तो गाइस ये जो लास्ट वाला पॉइंट है, ये वाले पॉइंट को आप छोड़ ही दो। मोस्टली आप ये दोनों पॉइंट्स को ब्रेक डाउन करके पॉइंट लिख दो। ठीक है, क्योंकि आपको नया पॉइंट याद करने में भी टाइम लगेगा। तो ये जो और है इसको हटाओ, ये वाले को फर्स्ट पॉइंट करो और ये वाले को सेकंड पॉइंट करो, दैट्स ऑल। अब आगे मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो आपका 2018 का क्वेश्चन आ जाता है। तो इसमें आपको प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट के रेफरेंस में आपको आंसर्स देने हैं। तो आपको फर्स्ट क्वेश्चन आता है, स्टेट एनी 3 क्वालिफिकेशंस टू बिकम the vice president of India. Must be a citizen of India, must not be less than 35 years of age, must be qualified for election as the member of the Rajya Sabha. ठीक है, for the president, it should be member of Lok Sabha. Next question, our judicial system has a Supreme Court at its apex, followed by the High Court and the subordinate courts. In the light of this statement, explain any 3 types of cases in which Supreme Court exercises the original jurisdiction. तो देखो मैक्सिमम 3 ही आपको पूछे जा रहे हैं, तो आप 4 याद रखना, बस 3 मत याद रखना, 4 रखना, ताकि एक अगर आप भूल जाओ तो एक एक्स्ट्रा आपको याद रहे फॉर योर ओरिजिनल जुरिडिक्शन। एप्लेट का कहीं पे भी नहीं पूछा गया, बस उसका डेफिनेशन पूछा गया। सो यू कैन गिव मोस्ट इंपॉर्टेंस टू योर ओरिजिनल जुरिडिक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, एडवाइजरी एंड रिवाइजरी जुरिडिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। एडवाइजरी जुरिडिक्शन में क्या आता है कि अगर कोई बॉडी, फॉर एग्जांपल कि प्रेसिडेंट अगर सुप्रीम कोर्ट से कोई एडवाइस लेने के लिए आए, कोई क्वेश्चन पूछे जो कि काफी इंपॉर्टेंट हो, नेशनल इंपॉर्टेंस का हो, कोई फैक्ट हो या फिर कोई लॉ से रिलेटेड, तो उस केस में सुप्रीम कोर्ट उस क्वेश्चन का आंसर दे सकता है। ये राइट है उसके पास, ये पावर है उसके पास, लेकिन अब इसके लिए उसके ऊपर बर्डन नहीं है या फिर फोर्स नहीं है कि उसको आंसर देना ही पड़ेगा। वो चाहे तो दे सकता है, नहीं चाहे तो नहीं भी दे सकता। और जो प्राइम मिनिस्टर, जो प्रेसिडेंट है जिसने क्वेश्चन रेज किया है, उस पर भी ये बाउंडेशन नहीं है कि जो फैसला, जो डिसीजन या फिर जो एडवाइस सुप्रीम कोर्ट ने दिया है उससे अकॉर्डिंगली ही करना ही पड़ेगा। ठीक है, तो दोनों के ऊपर कोई भी तरीके का रिस्ट्रिक्शन नहीं आता। अब जो रिवाइजरी की बात करें, सो जुडिशियल रिव्यू इज द पावर ऑफ द सुप्रीम कोर्ट to examine laws passed by the independent and the executive orders of the state and the state governments in order to find whether they are in accordance with the constitution or not. This is called a judicial review. It is an order of law. If an order of law is found to be contrary to the constitution, the Supreme Court declares it null or void. Simple. Judicial review यानी कि revise करना। नेक्स्ट क्वेश्चन 2017 का क्वेश्चन है। तो यहाँ पे आपको किसके रेफरेंस में आंसर देना है? प्राइम मिनिस्टर के रेफरेंस में। सो स्टेट द पोजीशन एंड द 2 पावर्स इन रिलेशन टू द, ओके, एंड स्टेट एनी 2 ऑफ हिज पावर्स इन रिलेशन टू द प्रेसिडेंट। ठीक है, तो यहाँ पे आप उनका पोजीशन क्या लिख सकते हो? देखो उनके पोजीशन के लिए मैंने आपको काफी सारे पॉइंट्स पहले लिखा है ना। तो जो फर्स्ट पॉइंट यहाँ पे आपको दिख रहा है, ठीक है, जो फर्स्ट पॉइंट यहाँ पे आपको दिख रहा है, ये क्या है? मेनली ये मेनली एक आपका मतलब एक तरीके से पावर भी है और साथ में पोजीशन भी है। ठीक है, जो फर्स्ट पॉइंट है वो पावर भी है और पोजीशन भी है, क्योंकि यहाँ पे आपको बस 2 ही पॉइंट लिखने को कहा गया है। तो ये ऑब्वियस है कि जो फर्स्ट वाला पार्ट है वो इसका है, स्टेट द पोजीशन का, और जो लास्ट के जो 2 पॉइंट्स है वो पॉइंट आता है आपके पावर्स में इन रिलेशन टू द प्रेसिडेंट। सो द प्राइम मिनिस्टर इज द चैनल ऑफ कम्युनिकेशन बिटवीन द कैबिनेट एंड द प्रेसिडेंट. He conveys cabinet's decision to the president and keeps him informed of all matters of the government, national or foreign. यानी कि वो प्रेसिडेंट को हर एक चीज के बारे में बताता है, कैबिनेट के हर एक फैसले के बारे में प्रेसिडेंट को वो कम्युनिकेट करता है. So this
is his position in relation to the president, talking about his powers. The Prime Minister advises the President to summon and prorogue the sessions of the Parliament and dissolve the Lok Sabha. Okay. Next question. The Prime Minister advises the President in appointing or removing the high officials. 2016 के पेपर की बात करें तो फर्स्ट क्वेश्चन आपका आ जाता है with reference to your president. So how is the president elected? So again, your president is elected by an electoral college, which is consisting of the elected members of both houses of parliament and legislative assemblies of the states, as well as your union territories of Delhi and Puducherry. Next question, you need to write any 3 emergency powers of the president. तो इन तीनों को आपको समझाना भी होगा, नेशनल इमरजेंसी, फाइनेंशियल इमरजेंसी और कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी. तो नेशनल इमरजेंसी में आप क्या लिखोगे? इट इज डिक्लेयर्ड व्हेन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज सैटिस्फाइड विद दैट द सिक्योरिटी ऑफ इंडिया और एनी पार्ट दैट देयर ऑफ इज थ्रेटेंड और इज लाइकली टू बी थ्रेटेंड बाय वॉर और एक्सटर्नल एग्रेशन, यानी कि कंट्री को नेशनली कोई हार्म ना हो किसी और कंट्री से. तब फाइनेंशियल इमरजेंसी यानी कि जब इंडिया की या फिर हमारे कंट्री की जब फाइनेंशियल स्टेबिलिटी ब्रेक डाउन हो जाए, वैसे तो कभी ना हो, तब उस केस में प्रेसिडेंट फाइनेंशियल इमरजेंसी डिक्लेयर कर सकता है. रिगार्डिंग द कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी, जब कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी ब्रेक डाउन हो जाए या फिर फेल हो जाए, तब कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी डिक्लेयर होगा. टॉकिंग अबाउट योर एग्जीक्यूटिव पावर्स, वी हैव ऑलरेडी डन मेनी अ टाइम्स, so you can just take the reference of this part. Firstly, it has the power to appoint the high dignitaries like the Attorney General and so on. Administration of union territories and border areas, just हमने पहले किया था. All executive orders are issued in the name of the president and control over the state governments during the president's rule. तो हमने सारे क्वेश्चंस कर लिए हैं. देख रहे हो गया कि आपको कौन से पार्ट पे ज्यादा ध्यान देना है. प्रीवियस ईयर से एटलीस्ट ये आइडिया मिल जाता है कि आपको कौन से पार्ट पे ज्यादा ध्यान देना है, कैसे कैसे प्रिपेयर करना है. तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के शॉर्ट क्वेश्चन को प्रिपेयर करो और एमसीक्यू आपका वहां से अच्छे से हो जाएगा. और रिगार्डिंग आपके लॉन्ग क्वेश्चंस, उसके लिए आपको अपनी राइटिंग इंप्रूव करनी होगी. राइटिंग इन द सेंस हैंडराइटिंग की मैं बात नहीं कर रही हूँ, मैं यहाँ पे बात कर रही हूँ आपके क्वेश्चन लिखने की एफिशिएंसी. आप कितने अच्छे से क्वेश्चन का आंसर देते हो, आपको उस हिसाब से उतना अच्छा मार्क्स मिलेगा. अच्छे से अपने सेंटेंस में एलाबोरेट करो, चैप्टर रीड करो ताकि आपको समझ में आए कि आप क्या क्या लिख सकते हो. नोट्स के थ्रू आप जाओ, रीड करो और सारी चीजों को समझ लो. मैंने जो भी नोट्स बनाए हैं वो आपके बुक से एक एक चीज आपके बुक के रेफरेंस में बनाए हैं. तो ये मेरी तरफ से आपके लिए एडवाइस है कि अगर आप वीडियो नहीं भी देख रहे हो तो यार प्लीज नोट्स देखो ताकि आपको सारी चीजें समझ में आए और आपके रिड्यूस सिलेबस के हिसाब से है. तो थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट. इस वीडियो का 30 लाइक कंप्लीट करो और जैसे आप करोगे आपको इस पूरे पीडीएफ का ये पूरा पीडीएफ आपको मिल जाएगा आपके टेलीग्राम चैनल पे. थैंक यू सो मच. विल बी मीटिंग सून इन द नेक्स्ट वीडियो.